हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ lines formed by intersection of plane and cone 3x plus y plus 5z equals to 0, 6yz minus 2zx plus 5xy equals to 0. Also find angle between them. देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन कब बनी? जब आपका एक प्लेन एक कोन को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दिया हुआ इक्वेशन प्लेन का, ये दिया हुआ इक्वेशन कोन का, और दोनों कह रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप देखिए प्लेन का जो इक्वेशन है ये कौन सा है? 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 0। प्लेन का ऐसा इक्वेशन कब बनता है? जब वो प्लेन ओरिजिन से पास हो, है ना। x के जगह 0 रखिए, y के जगह 0 रखिए, z के जगह 0 रखिए। 3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 5 इंटू 0 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। यानी आपका प्लेन कहां से पास हो रहा है? 0 0 0 से। और इस टाइप का इक्वेशन 6yz माइनस 2zx प्लस 5xy इक्वल्स टू 0। इस तरीके का कोन का इक्वेशन कब बनता है? जब उस कोन का वर्टेक्स कहां पे हो? ओरिजिन पे हो, है ना। जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म ना आए, ठीक है, चाहे प्लेन की इक्वेशन हो, चाहे कोन की इक्वेशन हो, चाहे लाइन की इक्वेशन हो, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही जिसमें एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब वो इक्वेशन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो आपका कोन भी कहां से पास होगा? ओरिजिन से। आपका प्लेन भी कहां से पास होगा? ओरिजिन से। क्योंकि कोन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, और दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। तो जो लाइन बनेंगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो भी कहां से पास होंगी? ओरिजिन से। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया कि जो लाइन बनने वाली है वो भी कहां से पास होने वाली है? ओरिजिन से होने वाली है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन प्लेन इज, क्या है आपके पास? 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। द गिवन कोन इज, क्या है? 6yz माइनस 2zx प्लस 5xy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को 0 0 0 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी दोनों के दोनों कहां से पास होने वाले हैं? ओरिजिन से। तो आप लिखेंगे एस बोथ प्लेन 1 and cone 2 passes through point 0 0 0, therefore the line formed by intersection of both of them will also pass through point 0 0 0। तो आप लिखेंगे therefore the equation of line of intersection of plane 1 and cone 2 is, क्या आएगा? कोई भी लाइन अगर उसका डायरेक्शन रेशो है ए बी सी, वो पास हो रही है पॉइंट x1 y1 z1 से, तो इक्वेशन क्या आती है?
x माइनस x1, यहाँ पे x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, z1 भी 0 है, तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 अपॉन b इक्वल टू z माइनस 0 यानी z अपॉन c। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जहां पे एबीसी से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो। अब बताइए ये लाइन 3 कब बनी, जब आपका प्लेन 1 इंटरसेक्ट हुआ कोण 2 के साथ। मतलब अगर ये था आपका कोण, ये ऐसा कुछ गया आपका प्लेन, ये दोनों के इंटरसेक्शन पे आपकी लाइन बन रही है, तो मतलब ये जो लाइन है ये प्लेन के ऊपर भी आएंगी और कोन के ऊपर भी आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मिलने के बाद वो लाइन बन रही है ना। अगर वो दोनों के मिलने के बाद बन रही है मतलब वो प्लेन के ऊपर भी आएंगी और लाइन के आपके कोन के ऊपर भी आएंगी। तो आप लिखेंगे एस लाइन 3 लाइज ऑन प्लेन 1। अब देखिए ये एक लाइन है, ये आ रही है आपके इस प्लेन पे, तो अगर मैं कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस प्लेन को तो वो लाइन को भी कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 है, क्या है, लाइन प्लेन की इक्वेशन क्या होती, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पे ये a b c क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 क्या आएगा, 3 1 और 5। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane 1 are क्या रहे हैं, 3 1 5 आर 3 1 5। और हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज कितना आता है, 0, क्योंकि आपकी लाइन 3 परपेंडिकुलर रहेंगी इस नॉर्मल के साथ जिसके डायरेक्शन रेशियो है 3 1 5। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज 0 आ जाएगा। तो लिख दू वाला, वी नो दैट if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 कितना आना चाहिए, 0। ईयर a1 के जगह क्या है, डायरेक्शन रेशियो हमने लाइन का क्या लिया है, a b और c। तो a1 के जगह है a, b1 के जगह है b, c1 के जगह है c, a2 के जगह है 3, b2 के जगह है 1, c2 के जगह है 5। तो a1 इंटू a2 मतलब 3 इंटू a हो जाएगा 3a प्लस b1 इंटू b2 1 इंटू b हो जाएगा b प्लस c1 इंटू c2 5 इंटू c हो जाएगा c। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ गया। अब ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन पे है क्या, नहीं, ये लाइन बनी जब प्लेन जाके इंटरसेक्ट हुआ कोन के साथ, तो ये लाइन कोन के ऊपर भी आएंगी। तो आप लिखेंगे ऑल्सो लाइन 3 लाइज ऑन कोन 2। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, अगर कोई भी लाइन एक कोन के ऊपर आती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज इक्वेशन ऑफ कोन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कोन 2, satisfy equation of cone
आएगा। बताइए कौन टू की इक्वेशन क्या है, 6yz ऐसी दी हुई है इक्वेशन, 6yz -2zx प्लस 5xz इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्शन रेशियो, मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह a रख दो, y के जगह b रख दो, z के जगह c रख दो। तो ये क्या था, 6yz, yz के जगह आएगा bc, तो आ जाएगा 6bc -2zx, z और x के जगह क्या आ जाएगा, z और x के जगह आ जाएगा ac, और 5xy, xy के जगह क्या आ जाएगा, ab, आ जाएगा 5ab इक्वल टू 0। आ गया। चलिए अब यहां से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब आप देखिए इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, इक्वेशन 4 है 3a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। तो मैं यहां से b की वैल्यू निकाल सकता, क्या आ जाएंगी b की वैल्यू, -3a -5c आ जाएंगी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, 6 टाइम्स b की वैल्यू क्या है, -3a -5c इंटू c -2a c प्लस 5a b की जगह क्या है, -3a -5c इक्वल टू 0। ब्रैकेट को कर दीजिए ओपन, 6 3 जार -18 है, -5 6 जार 30, अरे c इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे a इंटू सी ए, दोनों अंदर जाएंगे, 6 भी अंदर गया और c भी अंदर गया। फिर -2ac प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जार 15, a इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 5 जार 25 ac इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा पूरी वैल्यू नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर देंगे, तो बताइए क्या आएगा, 15a स्क्वायर, यहाँ पे -25 -2, या तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते, -18 -2 हो जाएगा -20 -25 हो जाएगा -45, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 45 ac, और लास्ट माइनस साइन तो मल्टीप्लाई किया जाएगा +30c² इक्वल टू 0। सिर्फ ऐड किया इनको, और क्योंकि सब में नेगेटिव वैल्यू थी तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। जितने नंबर है सब 15 के टेबल में आते, डिवाइड बाय 15, 15 15 कैंसिल, 15 3 जार 45, 15 2 जार 30, c² इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकाल सकते क्या आप लोग, बताइए, 1 इंटू 2 तो आ जाएगा 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने में 3 मिले, 2 1 जार 2 और 2 + 1 होता है 3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a² प्लस 2ac प्लस ac प्लस 2c² इक्वल टू 0। पहले हाल से a को कॉमन निकाल तो बचेगा a प्लस 2c, दूसरा हाल से c को कॉमन निकाल तो बचेगा a प्लस 2c इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस 2c इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ही दो वैल्यू मिली, पहली मेरी a प्लस 2c इक्वल टू 0, दूसरी मिली a प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू आ गई -2c और यहाँ से a की वैल्यू आ गई -c आ गई। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, तब हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते, क्या निकाल सकते, तो हमने कहाँ तक दे दिया था, इक्वेशन 5 तक दे दिया था। ये हो जाएंगी 6, ये हो जाएंगे 7, दोनों साथ में निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ पे हमने इक्वेशन बी की कहां से वैल्यू निकाले थे, 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7। हमने ये देखा था इक्वेशन 4, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ पे -3a -5c। तो बताइए b की वैल्यू क्या आएंगे, -3 इंटू ए की वैल्यू क्या है -2c -5c, मतलब b कितना मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जार 6c -5, 6 में से 5 गया तो b की वैल्यू आ जाएंगी c। यहाँ पे देखो a की जगह जब मैं -c रखूंगा तो b की वैल्यू आ जाएंगी -3 इंटू ए की वैल्यू है
-5c, तो b की वैल्यू क्या मिली, माइनस इंटू माइनस प्लस 3c -5c, तो b की वैल्यू आ गई -2c। आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तब आपके पास तीनों के बीच का रिलेशन आ गया है। ये आ गया इक्वेशन 8, ये आ गया इक्वेशन, आ गया। अब देखिए मैं इसे रीअरेंज करने वाला हूं, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, यहाँ पे आएगा फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9। अब गौर से समझना है यहाँ पे इसे रीअरेंज कैसा करना पड़ता है। आपने इक्वेशन को किसके टर्म्स में बनाया है, सी के टर्म्स में। ए की भी वैल्यू सी के टर्म्स में, बी की भी वैल्यू सी के टर्म्स में। तो जो भी कांस्टेंट है ना उसको हटाओ। जैसे ए की वैल्यू है -2c, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए। यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन, इधर गया तो डिवीजन में, ये वैल्यू आ जाएंगी सी की। और बी इक्वल है सी से, मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल है सी से। तो मैं ऐसा लिखूं a अपॉन -2, ये इक्वल है b से, जो इक्वल है c से। आ जाएगा, तो आ गया a अपॉन -2, ये इक्वल है b से। b के डिवीजन में कुछ भी नहीं आने 1, ये इक्वल है c से। c के डिवीजन में कुछ भी नहीं आने 1। आ गया। abc क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल रहे हैं। फिर से सेम कंसेप्ट यहाँ पे, a इक्वल टू -c है, b इक्वल टू -2c। मैंने c के टर्म्स में आंसर निकाला हूं, तो c को खाली करो, तो आएगा a। यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन, इधर गया तो डिवीजन, ये वैल्यू आ जाएंगी c की। b इक्वल टू -2c, मतलब b अपॉन -2, ये वैल्यू आ जाएंगी c की। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी a अपॉन -1, ये इक्वल है b अपॉन -2 से, जो इक्वल है c से। c के डिवीजन में कुछ भी नहीं आने 1 है, तो आ जाएगा a अपॉन -1 इक्वल टू b अपॉन -2 इक्वल टू c अपॉन 1। आ गया। तो ये क्या मिल गया आपको, ए, बी और सी की वैल्यू। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of line formed by intersection of plane 1 with cone 2 r। पैरेलल लाइन के क्या है, -2 1 1। ए बी सी के नीचे जो भी है, क्योंकि हम इक्वल टू के लेते हैं इसको, तो ए की वैल्यू आएंगी -2 के, बी की के, सी की के कैंसल। ए बी सी की वैल्यू क्या आएंगी, -2 1 1, एंड सेकेंड वाली लाइन के लिए -1 -2 1। आ गई। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, therefore the equation of line formed by intersection of plane 1 with cone 2 r। क्या रहती लाइन की इक्वेशन, हम लोगों ने निकालता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 की वैल्यू 0 है, तो आएगा x अपॉन a की पहली वैल्यू -2 इक्वल टू y अपॉन b की वैल्यू 1 इक्वल टू z अपॉन c की वैल्यू 1। एंड सेकेंड लाइन x अपॉन a यानी -1 इक्वल टू y अपॉन b यानी -2 इक्वल टू z अपॉन c यानी 1। आ गया। तो ये बन गए आपके पास दोनों की दोनों लाइन की इक्वेशन। आ गया पहला वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इनके बीच का निकालना है एंगल। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा था आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना तो बहुत ही आसान चीज है। तो आप लिखेंगे लेट थीटा बी द, इसको ए दे देता हूं, इसको बी देता हूं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। आपको इनके बीच का एंगल निकालना आता है, आता है। वी नो दैट द एंगल बिटवीन लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, ऐसा लिखो, द एक्यूट एंगल
the acute angle theta between lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है a1 है मेरा -2, b1 1, c1 1, a2 -1, b2 -2, c2 1 आएगा. तो बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, मॉड ऑफ a1 इंटू a2 -2 इंटू -1 हो जाएगा 2 प्लस b1 इंटू b2 1 इंटू -2 हो जाएगा -2 प्लस c1 इंटू c2 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 2 कैंसिल तो आ जाएगा मॉड ऑफ 1 अपॉन √6 इंटू √6 हो जाएगा 6. मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर भी आएंगी तो सेम रहेंगी. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स ऑफ 1/6, क्योंकि cos की वैल्यू 1/6 कहां पे होती है हमें पता है क्या, नहीं. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/6. उम्मीद है समझा होगा, इजी क्वेश्चन है. चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द equation of line in which the plane 2x plus y minus z equals to 0 cuts the cone 4x square minus y square plus 3z square equals to 0. Also find the angle between. देखिए क्या कह रहा है, फिर से आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस प्लेन कट इन विच द प्लेन कट द कोन, जहां पे ये प्लेन इस कोन को क्या करे, कट करे. तो वो फॉर्म जो लाइन हुई है उसकी आपको इक्वेशन निकालना है और उनके बीच का एंगल निकालना है. सेम प्रोसीजर है. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन प्लेन इज, क्या है प्लेन की इक्वेशन, 2x plus y minus z equals to 0. The given cone is, क्या है, 4x square minus y square plus 3z square equals to 0. फिर से देखिए x y z की जगह 0 0 0 रखो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी आपका प्लेन और आपका कोन दोनों ओरिजिन से पास होते हैं. तो आप लिखेंगे एस्ट प्लेन 1 and cone 2 pass through point 0 0 0. Therefore the line formed by intersection of plane 1 and cone 2 will also pass through point 0 0 0. समझा क्या लिखे हमने, कि आपका जो प्लेन है ये भी 0 0 0 से पास हो रहा है, जो आपका कोन है वो भी 0 0 0 से पास हो रहा है. तो जब ये दोनों 0 0 0 से पास हो रहे हैं तो 0 0 0 पे एक दूसरे को काट रहे होंगे, यानी जो लाइन बनेंगी इन दोनों के इंटरसेक्शन के वजह से वो भी 0 0 0 से पास होने वाली है. तो आप लिखेंगे देयरफॉर the equation of line formed by intersection
ऑफ प्लेन वन एंड कोन टू इज क्या आ जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी, जहां पे ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3। क्या किया समझा, x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई 0 0 0, तो इक्वेशन असल में क्या रहती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। लेकिन क्योंकि x1 y1 z1 0 है तो जीरो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। फिर से सेम कंसेप्ट लगाओ, ये लाइन कब बनी, जब ये प्लेन इंटरसेक्ट हुआ ये कोन के साथ, मतलब ये लाइन के ऊपर ये लाइन प्लेन के ऊपर भी आएंगी और कोन के ऊपर भी आएंगी। पहले क्योंकि ये इस प्लेन के ऊपर आ रही है तो इसको जब भी आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लाइन को भी कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आप लिखेंगे एस line 3 lies on plane 1, therefore normal to plane 1 is perpendicular to line 3। नॉर्मल टू प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो है क्या आपके पास, हाँ 2 1 -1, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 आर क्या था, 2 -1 1 शायद है ना, आर क्या था 2 1 -1 R2 1 -1 है। और आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो है क्या है, ए बी सी, दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर। और हमें क्या पता है, वी नो दैट इफ टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are perpendicular, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 क्या आ जाएंगी वैल्यू, 0। हियर A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है -1, A2 है A, B2 है B, C2 है C। तो क्या मिलेगा, A1 इंटू A2 यानी 2A, B1 इंटू B2 यानी प्लस B, C1 इंटू C2 यानी -C इक्वल टू 0। आगे आप इसको ऐसा लिखो, चाहे यहां से C की वैल्यू निकाल लो, तो C क्या आ जाएगा 2A प्लस, आ गया। क्योंकि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखे वहां से हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आप इसे इक्वेशन 4 दे सकते हैं या तो इसे इक्वेशन 4 दे सकते हैं। इसे भी इक्वेशन 4 देंगे तो हम रीजन में सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात है क्या उसमें, नहीं। अब बताइए फिर से, ये जो आपकी लाइन है सिर्फ और सिर्फ प्लेन 1 के ऊपर है क्या, नहीं, वो कोन 2 के ऊपर भी है। और हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन एक कोन के ऊपर प्रेजेंट होती है मतलब जनरेटर का काम करती है, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन ऑफ कोन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एस line 3 also lies on cone 2, therefore the direction ratios of line 3 satisfy इक्वेशन ऑफ कोन 2। मतलब कोन 2 में जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह ए रख दो, वाई की जगह बी रख दो, जेड की जगह सी रख दो, क्योंकि ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के। तो क्या मिलेगा आपको, ये थी आपकी इक्वेशन। तो देयरफॉर 4x स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है ए, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या रखना है बी, प्लस 3 z स्क्वायर, जेड की जगह क्या रखना है सी। आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको। क्या इक्वेशन 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 2a प्लस बी उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो तो आएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 3 12a² प्लस 3 4 12ab प्लस 3 1 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको 4 प्लस 12 16a², फिर उसके बाद प्लस 12ab माइनस बी प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2b² इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 8a² प्लस 6ab प्लस b² इक्वल टू 0। देखिए इसके आप कोई रूट निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पे देखिए 8 1 8, 8 के ऐसे फैक्टर है जो मल्टीप्लीकेशन हो 8 आए, एडिशन आए 6 आए, तो 4 2 8 और 4 प्लस 2 होता है 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8a² प्लस 4ab प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। 4 है, 4 के टेबल में आता है 4 बाहर हो गया, a है a का स्क्वायर है बाहर हो गया, तो 4a बाहर आएगा तो आएगा 2a प्लस b। यहाँ पे b है, b का स्क्वायर है बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों इसमें 2a प्लस बी कॉमन है, निकाल लो। तो पहले वाले ब्रैकेट से बचा 4a प्लस दूसरे से बचा b इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई, 4a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई, यानी 2a की वैल्यू आ गई माइनस बी। इक्वेशन नंबर 5 दे चुके थे तो हो जाएगा 6 एंड 4a की वैल्यू आ गई माइनस बी, हो गया इक्वेशन नंबर 7। ये वाली वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, इस वैल्यू पे 4 पे, ताकि आप वैल्यू ऑफ सी भी मिल जाए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, बताइए क्या मिलेगा आपको। सी की वैल्यू इक्वल है 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस बी, यानी सी की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ पे 4a इक्वल है माइनस बी से है, तो मैं b के जगह वैल्यू डालू कि e के जगह। 4a को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2a, लिख सकता हूँ ऐसा पक्के में। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी c इक्वल टू 2a था, 2a की वैल्यू क्या आएंगी माइनस बी बाई 2 प्लस बी आएगी, समझा ना। 4a की वैल्यू है माइनस बी, मुझे 2a चाहिए, मैं इसे 2 इंटू 2a इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, यानी 2a की वैल्यू आ जाएंगी b बाय 2 आएगी। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन डाला माइनस, तो c की वैल्यू आएंगी b में से b बाय 2 गया, तो c की वैल्यू आ जाएंगी b बाय 2। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 8, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 9। आ गया। चलिए अब तीनों के बीच का रिलेशन बताइए क्या आएगा। पहली इक्वेशन क्या दिया हुआ है मुझे 2a इक्वल टू माइनस बी, मतलब 2a अपॉन माइनस 1, ये इक्वल आ गया 20 आ गया। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 0 है। इस टाइप की इक्वेशन मैंने आपको लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं इसको। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8 आपको क्या मिलेगा 2a है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a अपॉन माइनस 1, ये इक्वल है b अपॉन 2 से। और c की वैल्यू क्या है 0, मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन माइनस 1, ये इक्वल है b अपॉन 2 से, जो इक्वल है c अपॉन 0 से। c के डिवीजन में 0 लिख दे तो 0, यहाँ पे आपको याद है ना, इसको लेते इक्वल टू k,
तो ए की वैल्यू आ जाएंगी माइनस के, बी की वैल्यू आ जाएंगी 2 के, और सी की वैल्यू आएंगी 0 इंटू के, जो आ जाएगा 0। तो समझा, कभी भी एक वैल्यू 0 आ गई तो उसे कैसे सॉल्व करना है, आसान हो जाता है। फिर आपको दोनों के दोनों को जो वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे था 2a इक्वल टू माइनस बी, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे गया तो b के डिवीजन में, -1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में गया, इधर गया तो डिवीजन में, और c की वैल्यू क्या है 0, तो a अपॉन -1 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 0 आ गया। सेम चीज 4a इक्वल है माइनस बी से, है ऐसा। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू दिया हुआ है b अपॉन दिया हुआ है, मतलब मैं यहां से ऐसा लिख सकता कि यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो -4a इक्वल है b से, और 2c भी इक्वल है b से। तो क्या मिला आपको, -4a ये इक्वल है b से, और b इक्वल है 2c से, है। तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है मुझे, 4, तो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो आएगा -4a, ये भी डिवाइड हो गया 4 से, b भी डिवाइड हो गया 4 से, 2c भी डिवाइड हो गया 4 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9 क्या मिलेगा आपको, 4 4 कैंसल, तो a अपॉन -1 ये इक्वल है b अपॉन 4 से, जो इक्वल है 2 2 जार 4, जो इक्वल है c अपॉन 2 से। आ गया। तो दोनों लाइन के आपको क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। तो ये निकालना आ जाएगा ना, यहाँ पे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, इक्वल टू वाले फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड कोण 2r, पहले वाले का -1 2 0 एंड दूसरे वाले का -1 4 आ गया। एक बार आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड कोण 2r क्या आ जाएगा, x अपॉन -1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 0, एंड सेकेंड x अपॉन -1 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z अपॉन, इसे दे दो a, इसे दे दो b, क्योंकि x1 y1 z1 की वैल्यू 0 0 0 है, तो वहां पे कोई पॉइंट आएगा क्या, नहीं, सिर्फ x के डिवीजन में आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालना। एक बार आपने इन दोनों इक्वेशन को निकाल लिया तो इनके बीच का एंगल निकालना हार्ड है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। कोई फॉर्मूला पता है आपको, पता है, तो वी नो दैट द एक्यूट एंगल theta between lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, क्या रहता, cos theta is equal to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into under root of a2 square plus b2 square plus c2 square। here a1 कितना है -1, b1 कितना है 2, c1 कितना है 0, a2 -1, b2 4, c2 2। तो बताइए क्या आएगा आंसर, therefore cos थीटा की वैल्यू आएंगी मॉड ऑफ a1 इंटू a2, -1 इंटू -1 1 प्लस b1 इंटू b2, 4 2 जार 8, प्लस c1 इंटू c2, 2 0 जार 0, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 3,
a2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या है वैल्यू cos थीटा की 9 अपॉन √5 इंटू √20 + 1 21। तो क्या मिलेगा आपको, सब वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते तो cos थीटा की वैल्यू आएंगे, मॉड हट जाएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। तो 9 अपॉन √5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 आएगा √105। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, cos इनवर्स ऑफ 9 अपॉन √105। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस लेंदी होते हैं और आपको सेम कंसेप्ट बार बार लगाना है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ intersection of the plane x minus 3y plus z equals to 0 and cone x square minus 5y square plus z square equals to। अब यहाँ पे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ एंगल निकालो। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेंगी, क्योंकि जब तक लाइन की इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज पता रहेंगे क्या, नहीं, डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता तो आप एंगल निकाल सकते क्या, नहीं। तो भले ही क्वेश्चन छोटा है पर इसका आंसर उतना ही बड़ा आने वाला है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन प्लेन इज क्या है, x minus 3y plus z equals to 0। द गिवन कोन इज क्या है, x square minus 5y square plus z square equals to 0। आ गया ऐसा। फिर आप क्या लेंगे, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेंगी, 0 0 0 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 0 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे एज both plane 1 as both plane 1 and cone 2 passes through point 0 0 0, therefore the line formed by intersection of plane 1 and cone 2 also passes through point 0 0 0। आएगा ऐसा, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या ले लेंगे आप, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड कोन 2 इज क्या आ जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b इक्वल टू z अपॉन c, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। समझ गया। अब फिर से तो बताने की जरूरत नहीं, इक्वेशन x माइनस x1 वगैरह वाला कंसेप्ट। अब आपके पास एक बार इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर और इस कोन के ऊपर दोनों के ऊपर आती है, तो आप लिखेंगे एज line 3 lies on plane 1, therefore the normal to plane 1 is perpendicular to line 3।
आएगा। और हमें पता है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या थी, 0। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane 1 are the direction ratios of normal to plane 1 are क्या आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है। तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। आ गया, तब आप लिख लेंगे इसको। we know that, क्या पता है आपको, if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। हियर a1 कितना है, 1, b1 -3, c1 1, a2 है a, b2 है b, c2 है c। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, therefore a1 into a2 1 into a, b1 into b2 -3 into b 3b, c1 into c2 1 into c, वैल्यू आ जाएंगी 0। ये का की वैल्यू आ गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी 3 हो गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। आप चाहो तो इसे इक्वेशन 4 दो, या तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पे -3 भी इधर गया तो +3 भी, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस। तो आप या तो इसे 4 देंगे या तो इसे 4 देंगे। अगर आप इसे 4 देंगे तो फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे रीजन में, याद रहेगा। फिर उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेन के ऊपर आ रही है क्या, नहीं, कोन के ऊपर भी आ रही है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो लाइन 3 lies on cone 2, therefore the direction ratios of line 3 satisfy equation of cone 2। मतलब कोन 2 की इक्वेशन में जहां जहां पे x है उसके जगह a रखो, y के जगह b, z के जगह c। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, x के जगह a, y के जगह b, z के जगह c। तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको, a का स्क्वायर, a की जगह आ गया 3b माइनस c का स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a, 3 2 6b प्लस b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 में से 5 गया तो आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 6b c स्क्वायर आ जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 3bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 1 2, 2 के ऐसे फैक्टर है जिनको ऐड करने पे -3 है, तो -2 -1, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2, -2 -1 होता है -3। तो क्या मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले वाले इसमें 2 है बाहर निकाल लो, b है उसका स्क्वायर है बाहर निकाल लो, तो अंदर बचा b माइनस सी बनाना, तो पहले तो माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा हमें, और सी और उसका स्क्वायर, तो सी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो बचेगा b माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी b माइनस सी, यहाँ पे भी b माइनस सी कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 2b माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब b माइनस सी की वैल्यू 0 आ गई, 2b माइनस सी की वैल्यू 0 आ गई, यानी b इक्वल आ गया c से, 2b इक्वल आ गया c से। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 6
7। तो बताइए पहले फ्रॉम इक्वेशन 6 और 4 क्या मिलेगा। b इक्वल है c से, तो b की जगह c डाल दो, तो a की वैल्यू क्या आएंगी 3c माइनस c, यानी a की वैल्यू आ गई 2c। सेम चीज फ्रॉम इक्वेशन 7 और 4, 2b इक्वल है c से, तो b की वैल्यू क्या आएंगी c/2, तो a की वैल्यू मिलेंगी 3 इंटू b की वैल्यू आ गई c/2 माइनस c, तो 3/2 c से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 1/2, तो आएंगी वैल्यू c/2, तो a की वैल्यू आ गई c/, इसे दो इक्वेशन नंबर 8, इसे दो इक्वेशन नंबर 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यूज को लेके चलना है। आपने b से याला वैल्यू निकाला है, याली वैल्यू यूज करके याली वैल्यू निकाला है, तो इन्हीं को लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 और 8 बताइए क्या मिलेंगे। a इक्वल है 2 c से, b इक्वल है c से। हमने इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाया c के टर्म्स में, तो c को खाली करो, तो a यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर का डिवीजन में, a इक्वल है c से, b इक्वल है c से, तो मतलब क्या मिला a/2 ये इक्वल है c से, और c का ऐसे इक्वल है b से है, तो मुझे मिला a/2 इक्वल है b/1 से, जो इक्वल है c/1 से। आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 7 और 9, 7 क्या है 2b इक्वल है c से, और यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल है c/2 से, मतलब 2a इक्वल है c से, सब c से इक्वल है, मतलब 2a इक्वल है 2b से, और दोनों इक्वल है c से। देखो यहाँ पे 2 2 दिख रहा है, हमें abc खाली चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 2 कैंसिल, तो आएगा a/1, 2 2 कैंसिल, तो आएगा b/1 इक्वल टू c डिवाइड बाय 2, तो क्या बना a/1 इक्वल टू b/1 इक्वल टू c/2 बन गया। तो आपको दोनों लाइन के क्या मिल गए डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of lines formed by plane 1 and cone 2 are क्या आ जाएगा, पहले वाला है 2 1 1 एंड सेकेंड वाले क्या है 1 1। अब यहाँ पे सिर्फ आप एक लाइन कम लिख सकते हो कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना कंपलसरी नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते थे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड कोन 2 आर x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/1 एंड x/1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/2। ये एक लाइन हमारे लिए पिछले क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी थी, यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल पूछा है, तो हमारे लिए ये लाइन लिखना जरूरी है क्या, नहीं। समझे पक्के में। तो आप लिखेंगे लेट थीटा बी द acute angle between the lines formed by intersection of plane 1 and cone we know that, क्या पता है आपको, the acute angle theta between lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, क्या आता है फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square। here a1 कितना है आपके पास, a1 है 2, b1 है 1, c1 है 1, a2 है 1, b2 है 1, c2 है 2, पूरी वैल्यूज है आपके पास।
अब आप फॉर्मूला लगाइए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी मॉड ऑफ a1 इंटू a2 2, b1 इंटू b2 1, c1 इंटू c2 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू a2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। तो क्या ही वैल्यू, पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड हटा भी दे तो चलेगा, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, कॉस इनवर्स ऑफ 5/6 दे रहेंगे आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगे, जो है प्रूव that prove that the angle between prove that the angle between the lines given by x plus y plus z equals to 0 ayz plus bzx plus cxy equals to 0 is pi by 2 if a plus b plus c equals to। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों जो लाइन है इनके बीच का एंगल पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएंगी, 0। अब लाइंस कब फॉर्म हो रही, जब ये प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है इस कोन के साथ। बट देखिए यहाँ पे कोन में ही उसने ए बी सी यूज कर लिया है, तो इस बार मैं डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू एबीसी यूज करूंगा क्या, नहीं, मैं यूज करूंगा एल एम और एन करूंगा। पूरा मेथड सेम रहने वाला है, हम एंड चेंज करने वाले हैं, बस एंड का कंसेप्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आप सबसे पहले लिखेंगे द गिवन प्लेन इस क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, द गिवन कोन इज क्या दिया हुआ है, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है ऐसा। दोनों देखिए 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो आप लिखेंगे एज प्लेन 1 and cone 2 passes through origin 0 0 0। therefore the line formed by intersection of plane 1 and cone 2 also passes through point 0 0 0, यानी x1 y1 z1 की वैल्यू 0 हमें मिल गई। तो आप लिखेंगे therefore इक्वेशन ऑफ लाइन formed by intersection of plane 1 and cone 2 इस क्या आ जाएगा, x माइनस x1 0 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, अपॉन एल वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन आ गया, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3। ए बी सी क्योंकि ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, मतलब मैं ए बी सी कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकता क्या, नहीं।
तो अब मैंने डायरेक्शन रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एल एम एन से। इक्वेशन क्या रहती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए की जगह आ गया एल और एक्स वन की जगह आ गया 0, तो बचा एक्स अपॉन एल। y माइनस वाई वन अपॉन बी, तो आ गया y माइनस 0 अपॉन एम। y माइनस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। सेम कंसेप्ट है। फिर से बताइए, ये जो लाइन है ये प्लेन के ऊपर भी है और कोन के ऊपर भी है, तो आप लिखेंगे एस line 3 lies on plane 1। तो जो भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे प्लेन को, वो लाइन को भी नॉर्मल रहेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर लाइन आएगा। एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या आती है, 0। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 आर। बताइए प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए हुए आपको, प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तो आ गया 1 1 1 आ गया। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, इफ टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। हियर a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 1, a2 कितना है l। ओके अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तक हमको एबीसी की आदत पड़ गई है। a2 रहेगा l, b2 रहेगा m, c2 रहेगा n। l m n क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर a1 into a2 1 into l l, b1 into b2 1 into m m प्लस c1 into c2 1 into n n, वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। इक्वेशन नंबर आ गया। आप इसे 4 दे दो, या तो आप यहां से n की वैल्यू निकाल लो माइनस एल माइनस एम, और इसे 4 दे दो, दोनों में से किसी एक को 4 दे दो। ऑल्सो लाइन 3 लाइज ऑन कोन 2। अगर लाइन कोन के ऊपर है तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line 3 that is LMN satisfy equation of कोण। कोण 2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा हमारे पास कोण 2। तो चलो मैं यहीं पे इक्वेशन लिख लेता हूं, a इंटू, आपको याद है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह मैं l लिख सकता हूँ, y के जगह मैं m लिख सकता हूँ, और z के जगह मैं n लिख सकता हूँ, क्योंकि l m n ये है इस बार डायरेक्शन रेशियो। तो क्या आएगा a इंटू वाई जेड, तो आ जाएगा m n प्लस b इंटू जेड एक्स, तो आ जाएगा n l प्लस c इंटू एक्स वाई, मतलब l m, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 3। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा, जहां जहां पे n है उसके जगह डालना है माइनस एल माइनस एन, तो क्या मिलेगा ए एम एन, एन के जगह माइनस एल प्लस बी एन, एन के जगह माइनस एल एल प्लस सी एल एन इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट को करो ओपन, तो आएगा ए प्लस इंटू माइनस माइनस एल इंटू एम एल एम
प्लस इंटू माइनस माइनस ए एम इंटू एम ए एम स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू एल बी एल प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू एम बी एम। अरे पीछे से एल भी आएगा, एल इंटू एल एल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी एल एम आएगा, बी भी अंदर जाएगा और एल भी अंदर जाएगा, तो बी इंटू एल इंटू माइनस एल माइनस बी एल स्क्वायर बी इंटू एल माइनस एल आ जाएगा माइनस बी एम एल प्लस सी एल एम इक्वल टू 0। आया ऐसा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस साइन के साथ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा, ए एल एम प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी एल एम माइनस सी एल एम इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मिला आपको? पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूं मैं, बी एल स्क्वायर, फिर एल एम किस में है, इस पे एल एम है, इस पे एल एम है, इस पे एल एम है, तो मैं एल एम को निकाल लेता हूं बाहर, तो एल एम बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस सी, और लास्ट क्या बच रहा है, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मेरे को ए बी और सी की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि मुझे ए बी और सी की वैल्यू पता नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो मैं इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। कैसे? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एम स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा, बी एल स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो गया एम स्क्वायर से, प्लस ए प्लस बी माइनस सी एल एम, ये भी डिवाइड हो गया एम स्क्वायर से, प्लस ए एम स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो गया एम स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, बी इंटू एल अपॉन एम का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी, एम और उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा एल बाय एम प्लस ए इंटू एम स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 0। आई इस तरीके की इक्वेशन। और देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है, अगर मैं एल अपॉन एम के जगह एक्स डाल दूं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन, तो आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन एल अपॉन एम, यानी अगर मैं एल अपॉन एम को एक वेरिएबल समझ के चलूं तो ये आ गया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू आ रहा है। तो आपको ये जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन मिले, क्वाड्रेटिक याद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है क्वाड्रेटिक, यानी पहले पावर 2 रहना चाहिए, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। तो एल अपॉन एम का पावर 2 है, एल अपॉन 1 का पावर एम है, और इसमें एल अपॉन एम की टर्म ही नहीं है, यानी पावर 0 है। चलिए अब इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर, मैं 5 तक दिया है, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो अब मुझे इसके भी रूट्स निकालना आसान है क्या? नहीं, पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है, तो मैं ले लूंगा इसके रूट, तो हम लिखेंगे लेट L1 M1 and L2 M2 be the roots of equation 6। मुझे पता है जो भी आंसर आएगा, अगर L अपॉन एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है तो पहला आंसर आएगा L1 अपॉन M1, दूसरा आंसर आएगा L2 अपॉन M2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने आंसर मिल सकते हैं? 2 आंसर मिल सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पढ़ाऊं क्या? पढ़ाऊं। अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे अगर x1 और x2 ये रूट है इसके, तो x1 इंटू x2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है? c बाय ए, यानी कांस्टेंट वाली टर्म जिसपे कोई भी वेरिएबल नहीं है, फिर स्क्वायर वाली टर्म का वेरिएबल आएगा, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर L1 M1 इंटू L2 M2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएंगी? प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आती कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? a अपॉन ए, यानी जो स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट है, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? आ रहा है, तो दैट इज क्या मिलेगा मुझे? L1 इंटू L2, यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में इक्वल टू M1 इंटू M2, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन अपॉन इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए हमको L1 इंटू L2 अपॉन ए, M1 इंटू M2 अपॉन बी, ऐसी कंडीशन मिल गई।
अब मैं लिखूंगा सिमिलरली। मैं बाकी का सॉल्व करूंगा क्या? नहीं, ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन बड़ा आपने सॉल्व कर लिया है, इसे और बड़ा करेंगे क्या? नहीं, फिर से पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली। वी कैन प्रूव दैट एल एल आया तो उसके साथ आया ए, एम के साथ आ रहा है बी, तो एन के साथ कौन बचा है? सी। तो मुझे मिलेगा एम वन इंटू एम टू अपॉन बी, आ जाएगा एन वन इंटू एन टू अपॉन सी। तो समझा? एल के साथ मल्टीप्लीकेशन है वैल्यू तो आ रहा है ए डिवीजन में, एम के साथ मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है तो बी आ रहा है डिवीजन में, तो जब एन की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो सी आ जाएगा डिवीजन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 मैं क्या लिख सकता हूं? L1 अपॉन L2 अपॉन ए, ये इक्वल है M1 M और M2 अपॉन बी से, जो इक्वल है N1 इंटू N2 अपॉन सी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए आप लोगों ने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो पढ़ा है क्या? पढ़ा है कि हम अगर न्यूमरेटर को ऐड करें तो डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा, होगा। मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? L1 इंटू L2 अपॉन ए, ये इक्वल है M1 इंटू M2 अपॉन बी से, जो इक्वल है N1 इंटू N2 अपॉन सी से। न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, तो डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा, तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। बट L1 M1 N1 ये क्या रहने वाले हैं? आपके पहले लाइन के डायरेक्शन रेशो। L2 M2 N2 ये क्या रहने वाले हैं? आपके दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशो। क्यों? आपने देखे यहाँ पे क्या लिखा है? L1 अपॉन M1 L2 अपॉन N2, ये रूट है इक्वेशन 6 के। मतलब ये L M को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके दो आंसर मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास दो लाइन बनती है। तो पहले वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा L1 M1 और N1, और दूसरा लाइन का रहेगा L2 M2 और N2 रहेगा। और हमको दिया हुआ है इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और मुझे पता है कि अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। देयरफॉर L1 अपॉन L2 अपॉन ए, M1 इंटू M2 अपॉन बी इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन सी, इसका आंसर आ जाएगा 0 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। रीजन, इफ two lines having direction ratios L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are perpendicular, then L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2, इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। ये चीज याद है ना सबको? और देखिए यहाँ पे आपका एंगल कितना दिया हुआ है, दोनों जो लाइन फॉर्म होंगी उनके बीच का 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी दोनों लाइन कैसी रहनी चाहिए? परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। रहनी चाहिए द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, जो ये प्लेन और इसके इंटरसेक्शन से बनी हो, कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमको मालूम है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? आ जाएंगी। तो अब मैं इनमें से कोई भी रेशियो ले लूं, जैसे मैंने पहला दूसरा तीसरा कोई भी ले लूं, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? जैसे मैंने ले लिया N1 इंटू N2 अपॉन सी, ये इक्वल है 0 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी से, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगे मल्टीप्लाई जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी इंटू 0 0, 0 डिवाइड होगा N1 इंटू N2 से, 0 किसी से भी डिवाइड कर रहा है, आंसर क्या आएगा? 0। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। तो आप डायरेक्टली लिखने वाले, क्योंकि अलाइन करके मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया अलग से, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था आपको, करना था। तो आप लिखेंगे हैंस the angle between the lines given by x plus y plus z equals to 0 and a y z plus b z x plus c x y is pi by 2 if ये कंडीशन आपकी आ गई। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी कंसेप्ट है। अब सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको हल्के में लीजिएगा नहीं। Prove that the plane AX
plus by plus cz equals to 0 cuts the cone yz plus zx plus xy equals to 0 in perpendicular lines in perpendicular lines if 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c इसकी वैल्यू आ जाए चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आपको प्रूव करना है कि ये प्लेन कट करेगा कोन को इन परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब जो लाइन बनेंगे उनके बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। कब? जब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो सॉल्यूशन में सेम चीज, द गिवन प्लेन इज क्या दिया हुआ है? ax plus by plus cz equals to 0. Second, the given cone is yz plus zx plus xy equals to 0. इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों के दोनों तो 0 0 0 0 0 0 सेटिस्फाई करता है, तो आप लिखेंगे एज बोथ प्लेन 1 and cone 2 passes through point 0 0 0. Therefore the line formed by intersection of plane 1 and cone 2 also passes through point 0 0 0. तो आप लिखेंगे therefore the equation of line formed by intersection of plane 1 and cone 2 is क्या आएगा? फिर से देखिए यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो गया, तो हमें डायरेक्शन रेशियो फिर से क्या लेना पड़ेगा? एल एम और एन। तो आ जाएगा एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू जेड अपॉन एन। इक्वेशन नंबर वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3। फिर से लाइन 3 प्लेन के ऊपर भी आएंगी और कोन के ऊपर भी आएंगी, तो आप लिखेंगे एज लाइन 3 lies on plane 1, therefore the normal to plane 1 is perpendicular to line 3। आएगा ऐसा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 पता है क्या आपको? पता है, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 आर। बताइए क्या आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ए बी और सी ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। तो आ गया ए बी सी। वी नो दैट, क्या पता है आपको? इफ two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are
परपेंडिकुलर देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 0 आ जाती है। आती है तो कीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते पहले, हियर a1 हमारे पास क्या है? a, b1 क्या है? b, c1 क्या है? c, a2 क्या है? l, b2 क्या है? m, c2 क्या है? n। देयरफॉर क्या मिलेगा? a1 इंटू a2 यानी an प्लस b1 इंटू b2 यानी bm प्लस c1 इंटू c2 यानी cn। वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। इक्वेशन नंबर 4। आप इसे 4 दे सकते हैं, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे मैं n निकाल सकता हूँ। क्या आएगा? cn इक्वल टू माइनस al माइनस bm। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएंगी? माइनस a बाय cl माइनस b बाय cm। आप चाहो तो इसे 4 दो या तो इसे 4 दो, पेपर में किसी एक ही इक्वेशन को 4 देना है। अगर आपने इसे इक्वेशन 4 दिया है तो आप रीजन में इसे सॉल्व करके बताएंगे, याद रहेगा पक्के में। चलिए बताइए, आपका जो ये लाइन है सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेन के ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, तो आप लिखेंगे ऑल्सो लाइन 3 लाइज ऑन कोन 2, क्योंकि ये कोन के ऊपर आ रहा है तो कोन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of line 3 satisfy equation of cone 2। कोन 2 में मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह पहला डायरेक्शन रेशियो जो है l, y के जगह दूसरा डायरेक्शन रेशियो यानी m, z के जगह तीसरा डायरेक्शन रेशियो यानी n। तो क्या आएगा? वाई जेड यानी mn प्लस zx यानी nl प्लस xy यानी lm। ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आ गया? इससे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, क्या इक्वेशन 4? ये है आपके पास इक्वेशन 4 जिसपे आपने वैल्यू निकाले हैं n की। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा? m इंटू n, n की वैल्यू है माइनस a बाय सी एल माइनस b बाय सी एम प्लस n, n की वैल्यू है माइनस a बाय सी एल माइनस b बाय सी एम इंटू l प्लस एल एम इक्वल टू 0। सबके डिवीजन में c दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय c कर देता हूं, तो क्या मिलेगा? m इंटू माइनस ए एल माइनस बी एम प्लस माइनस ए एल माइनस बी एम एल प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एम एल इक्वल टू 0। अब पूरे ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू को अंदर लेके जाता हूं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस m अंदर जाएगा तो आएगा ए एल एम माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ पे आएगा बी एम इंटू एम एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा ए एल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा बी एम एल, मैं एल एम लिख देता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस सी एल एम इक्वल टू 0। समझा? मैंने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया माइनस साइन के साथ किया और जो भी ब्रैकेट थे उनको भी एक स्टेप पे ओपन कर दिया। पहले स्क्वायर वाली टर्म देखो तो आ गया ए एल स्क्वायर, फिर एल एम किस में? इस पे एल एम है, इस पे एल एम है, इस पे एल एम है, एल एम को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा? ए प्लस बी माइनस, फिर स्क्वायर वाली टर्म देखो तो आ जाएगा प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया यहाँ तक? फिर से हम इसे क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय एम स्क्वायर, तो अब डायरेक्ट लिखू तो आ जाएगा ए एल बाय एम का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एम स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक एम कैंसिल तो आएगा एल बाय एम।
एम स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब इसके रूट्स ले लो, तो आप लिखेंगे लेट द रूट ऑफ इक्वेशन 6 बी L1 M1 L2 अपॉन M2 आएगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है, देयरफॉर N1 इंटू L2 अपॉन M1 इंटू M2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय स्क्वायर वाली वैल्यू, तो आ जाएगा B बाय, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको, पक्के में समझा। तो आप लिख सकते हैं दैट इज L1 अपॉन L2 अपॉन B, ये इक्वल आ जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन A से। इक्वेशन नंबर 7। अब मैं पूरा फिर से सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। क्या प्रूव कर सकते हैं, देखिए L के डिवीजन में M था, तो आंसर क्या आया, B बाय A आया। याद है हमारे पास इक्वेशन बनी है AL BM CN इक्वल टू 0। A के साथ L रहता है, तो L अगर न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिवीजन में, B के साथ M रहता है, M है तो न्यूमरेटर में, यानी अपोजिट हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे लूंगा वैल्यू M1 इंटू M2 अपॉन N1 इंटू N2, तो देखिए M बाय N का फॉर्म आ रहा है। M के साथ कौन आता है, B, तो ये कहां पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। N के साथ कौन आता है, C, तो ये कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, A अपॉन B। तो आपको हमेशा पैटर्न पहचानना है, दैट इज M1 इंटू M2 अपॉन C, ये इक्वल आ जाएगा N1 इंटू N2 अपॉन B से। इक्वेशन नंबर 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। ये पैटर्न पहचानना समझो। हम L पहली वैल्यू है तो A पहली वैल्यू है, M दूसरी वैल्यू है तो यहाँ पे B दूसरी वैल्यू है, N तीसरी वैल्यू है तो यहाँ पे C तीसरी वैल्यू है। तो देखिए जब पहली अपॉन दूसरी हुआ तो यहाँ पे दूसरी अपॉन पहली हुआ, यानी उसका रेसिप्रोकल। तो जब आप दूसरी अपॉन तीसरी लेंगे तो यहाँ पे आएगा तीसरी अपॉन दूसरी। ऐसा लॉजिक यहाँ पे याद रखिएगा, आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई कॉमन कॉज ऐसा बनता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये इक्वेशन 7 बनाया हमने, ये इक्वेशन 8 बनाया हमने। दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करो। तो देखो मैं ऐसा कर सकता क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 मैं यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू लूंगा। दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, M1 M2 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं M1 इंटू M2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आएंगी, L1 L2 अपॉन B, ऐसे ही था। A यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये वैल्यू आ गई M1 इंटू M2 की। एंड सेम यहाँ से M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे C डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीपल जाएगा, C N1 N2 अपॉन B। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, A टाइम्स L1 इंटू L2 अपॉन B, ये इक्वल है M1 इंटू M2 से, और M1 इंटू M2 इक्वल है C टाइम्स N1 इंटू N2 अपॉन B से। है ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिवीजन में B दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय B करते जाएंगे, A टाइम्स L1 इंटू L2, ये इक्वल है B टाइम्स M1 इंटू M2 से, जो इक्वल है C टाइम्स N1 इंटू M2 से। बट हमें तो वैल्यू काय में चाहिए रहती, रेसिप्रोकल में चाहिए रहती। हमें तो रेसिप्रोकल में मिली क्या, नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे ABC से, तो आप लिखेंगे डिवाइड बाय ABC, तो क्या मिलेगा A इंटू L1 L2, ये भी डिवाइड हो गया ABC से, B इंटू M1 M2, ये भी डिवाइड हो गया ABC, तो इक्वल टू C इंटू N1 N2, ये भी डिवाइड हो गया ABC से। A कैंसल, B कैंसल, C कैंसल, तो क्या मिला
N1 इंटू L2 अपॉन BC इक्वल आ जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन AC से जो इक्वल आ जाएगा N1 इंटू N2 अपॉन ABC। आ गया, इनको ऐड कर दो तो आएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। आपने न्यूमरेटर को ऐड किया तो डिनोमिनेटर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा BC प्लस AC प्लस AB। क्यों ऐड किया इन लोगों को, समझ गया होगा आप लोगों को। लाइंस कैसी फॉर्म हो रही बोले, परपेंडिकुलर। वी नो दैट, क्या पता है आपको, इफ टू लाइंस हैविंग direction ratios L1 M1 and 1 and L2 M2 and 2 are perpendicular, then L1 into L2 plus N1 into M2 plus N1 into N2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0, यानी वैल्यू आने वाली है 0, तो आ जाएगा L1 L2 अपॉन BC इक्वल आ गया M1 M2 अपॉन AC इक्वल आ गया N1 N2 अपॉन AB आ गया 0 अपॉन BC प्लस AC प्लस AB। न्यूमरेटर 0 आ गया, यानी डिनोमिनेटर की भी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर क्रॉस होंगी। मैंने आपको निकाल के बताया था, आप कोई भी एक रेशियो ले सकते हैं, N1 इंटू N2 AB इक्वल टू 0 अपॉन BC प्लस AC प्लस AB। यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो BC प्लस AC प्लस AB इक्वल टू 0 इंटू AB 0, और 0 को डिवाइड करो N1 इंटू N2 को, 0 से कितने भी डिवाइड करो आंसर आता है 0। तो यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ये वाली वैल्यू आ गई 0, यानी BC प्लस AC प्लस AB की वैल्यू आ गई 0। बट आपको तो क्वेश्चन में बोला है 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C 0 आना चाहिए। न्यूमरेटर की वैल्यू से मतलब है क्या, नहीं, तो क्या करोगे, फिर से डिवाइड बाय ABC, तो क्या मिलेगा, BC अपॉन ABC प्लस AC अपॉन ABC प्लस AB अपॉन ABC की वैल्यू आ जाएंगी 0। BC BC कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन A, AC AC कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन B, AB AB कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 0। अब यही प्रूव करना था आपको। फिर याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा फाइनल आंसर लिखना है। हैंस the plane ax plus by plus cz equals to 0 cut the cone yz plus zx plus xy equals to 0 in perpendicular lines if 1 upon L plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals to 0। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।